Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 7, equilibrium, part 3. Law of mass action and some numericals on this based, and also equilibrium constant. First we define law of mass action. Before that we discuss the definition law of mass action, first explain active mass. फर्स्ट जो है लोग हम क्या करते हैं, एक्टिव मास को एक्सप्लेन करते हैं. सो एक्टिव मास, व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलर कंसंट्रेशन. मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है. एक्टिव मास जो है कि एक्टिव मास यूज इन द एबव डेफिनेशन मीन्स मोलर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो एक्टिव मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एज ए बिग ब्रैकेट. Suppose that any substance, any compound, it represent in term of active mass. So this form it represents. That means active mass of A. ठीक, ये कंसेप्ट हो गया कि जो एक्टिव मास को डिफाइन किया गया है उसके जो सब्सटेंस है कितना मोल्स हैं, हाउ मेनी मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम. तो ये आपका मोल्स हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया. इसका जो रेशियो है इस फॉर्म में दिखाया गया एक्टिव मास. ठीक है. अब इस एक्टिव मास को इस फॉर्म से रिप्रेजेंट किया गया है बिग ब्रैकेट के फॉर्म का. तो अगर मान लो कि कोई कंपाउंड ए है तो उसका एक्टिव मास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ए लिखकर इसका बड़ा फॉर्म लिख दिए. एक्स मान लीजिए कोई सब्सटेंस है तो एक्टिव मास ऑफ एक्स हो गया. ठीक, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यही कंसेप्ट होता है एक्टिव मास, दैट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है. अब जब ये क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या है, तो मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पर कंसिडर करें कि x ग्राम है तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 है. ठीक है. तो x अपॉन 40 मोल्स इन V लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जो कुछ कहा जाए. तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया गया. तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि सपोज दैट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन. कोई 2 लीटर का कोई भी सॉल्वेंट रहा होगा, उसमें जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन को डिजॉल्व कर दिया गया. ठीक. तो फर्स्ट जो है हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो मोल इक्वल टू 2/2 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 होगा, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1 मोल हो गया. तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. क्या हो गया आपके पास, 1 मोल हो गया एंड 2 लीटर हो गया, इक्वल टू 0.5 क्या हो गया, मोल पर लीटर. मोल पर लीटर, इसका एक्टिव मास आपको कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो अब एक्टिव मास जब क्लियर हो गया, अब हम आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है. मोल आप पहले से जानते हो, कितने लीटर उसको डिजॉल्व कर दिया गया. ठीक है. तो ये आपका होता है जो टर्म बनाया गया एक्टिव मास दिया गया. एग्जांपल्स के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 2 लीटर इसको डिजॉल्व कर दिया, कोई भी सब कंपाउंड हो सकता है. तो मोल हमने फाइंड किया, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2/2 इक्वल टू 1 हो गया. तो हाइड्रोजन एक्टिव मास क्या हो गया, मोल अपॉन लीटर के फॉर्म हो गया, 1/2.5 मोल पर लीटर. ये आपका हो गया व्हाट इज एक्टिव मास.
ठीक, क्योंकि एक्टिव मास जानना जरूरी था इसके लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिपेंड ऑन एक्टिव मास। ये जो है एक्टिव मास पर डिपेंड है। ठीक है, इसमें ये बताया गया देखो क्या है, गुलबर्ग एंड वैगे, गुलबर्ग एंड वागे ने इस पर पॉइंट डिस्कस किया, इसके बारे में उन्होंने बताया। ये चीज कंसेप्ट था कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड हेंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसेप्ट क्या है, रेट, मान लो कि ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी, कोई भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रेट जो आपको बनाया गया है, रेट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट प्रोपोर्शनल बी, देखो रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड हेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये तो क्या है कि जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, जितने भी पार्ट होंगे ए बी सी डी जो भी होगा, सबका इस तरह से लिखेंगे। ठीक, इस रूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया। एंड जब 1 बाई 1 का लिख दिया जाएगा तब उसको प्रोडक्ट के फॉर्म लिखा जाएगा। देन रेट ऑफ reaction that is proportional एक्टिव मास या प्रोडक्ट, देखो इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड हेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो ये आपका पहले जो रिएक्टेंट थे उनका अलग अलग रेट के फॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शन पाया गया। अगेन उन दो जो हमारे रिएक्टेंट हैं उन्हें प्रोडक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपका बना, यही कंसेप्ट होता है हमारा एक्टिव मास। ठीक है, ऐसा समझ में। अब पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के लिए होगा, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 2NH3। ठीक है, तो एक्टिव रेट जो होगा आपका प्रोपोर्शनल N2 का होगा। फिर ऐसे होगा रेट हाइड्रोजन, ये 3 पार्ट, तो 3 पार्ट हो जाएगा, इस पावर के टर्म हो जाएगा। ये सब रूल है इसके। यहाँ पर हमने क्या किया, जो यहाँ पर कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं था, एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है, बट ये कंसीडर करो कि अब हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है, मान लो ए प्लस बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट यानी, अब रेट जो होगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल एक्टिव मास, ये आपका जो कोफिशिएंट है आपका पावर हो जाएगा। ठीक है, रेट बी पावर बी, इस फॉर्म का रेज टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स ए एंड बी के फॉर्म में। ठीक है, अब इसका अलग अलग फॉर्म, जब 1 फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, रेट प्रोपोर्शनल ए पावर ए एंड बी पावर बी, ये आप इस फॉर्म का होगा। जब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होगा 1 2 3 4 5 जो कुछ होगा यहाँ पर पावर के रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्टिव मास के फॉर्म का। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो है, अब जो एक्टिव मास था उससे रिलेटेड द लॉ ऑफ मास एक्शन मिला। अब हमारा एक न्यू टर्म है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये है क्या चीज, ये इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे दूसरे से एक अटैच है। कैसे अटैच है, इस पर देखते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सपोज दैट एनी रिएक्शन,
सपोज दैट एनी रिएक्शन ए बी बी इक्विलिब्रियम सी सी प्लस डी डी, कोई हमने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को कंसीडर कर लिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा इसका, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इस टर्म को कहेंगे क्योंकि ये आपका है कन्वर्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे जो आपका होगा बैकवर्ड रिएक्शन। जो कंसेप्ट है नोटेशन के फॉर्म में याद रख लेना है, ये रिएक्शन आपको आगे की तरफ बढ़ना है सी और डी के पर, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में जो फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड अगेन दिस एरो अकॉर्डिंग टू दिस आपका बैकवर्ड पहले जैसा आ जाएगा, तो इसको हम बैकवर्ड कहते हैं, इसको हमको फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, चाहे स्मॉल आर से लिखिए चाहे इसी के फॉर्म के, कोई इफेक्ट नहीं, इसी के फॉर्म लिख देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। फॉरवर्ड रिएक्शन को कांस्टेंट कर लीजिए, के ऑफ एफ, के एफ इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड कांस्टेंट, ठीक है। के एफ आर द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड आर वी अब क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म का है, रिएक्टेंट हो गया के फॉर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म हो गया, सी पावर सी एंड डी पावर डी, इसको भी एक कांस्टेंट दिखा दीजिए, इसको कहा जाएगा के बी नाम दिया इसका कांस्टेंट, सी पावर सी डी पावर डी, वेयर के बी इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपको स्टडी करके पाया गया। अब क्या कंडीशन लगाएंगे हम लोग, जब हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन एक टाइम पर इक्वल हो गया, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दैट मीन्स रिएक्शन अटेंड इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा दोनों की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। के एफ ए बी बी इक्वल टू के ऑफ बी सी पावर सी डी पावर डी, इसको एक इस फॉर्म में एडजस्ट कर दीजिए, के बी इक्वल मिल जाएगा हमको सी पावर सी डी पावर डी अपॉन ए पावर ए बी पावर बी। देखो दोनों इक्वेशन को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसे इक्वल कर दिया, ये दोनों कंडीशन हो गया इक्वल, इसको एडजस्ट कर दिया के एफ अपॉन के बी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ एंड के बी इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शन, सो द रेशियो ऑफ दिस टर्म इज आल्सो कांस्टेंट and other constant is known as AC, equilibrium constant, C power C D power D upon A power A and B power B। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर एनी गिवन इक्वेशन। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट जो आपका सी और डी है, सी का कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन कितने पार्ट मोल के फॉर्म में 1 2 3 4 जो भी होगा उसको हम पावर यूज कर देंगे। तो इस फॉर्म में आपका हो गया, ये कंडीशंस बन गया और इसके पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर आपको बताया गया है।
ठीक, जो फार्मूले को बताएं वही चीज़ है। अब हम आज देखते हैं इसके यूनिट्स किस फॉर्म में है। सो एट गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑब्टेन by dividing the product of the concentration of the reactions products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balance equation by the product of concentration of reactant raised to their individual stoichiometric coefficient is constant and this is called law of chemical equilibrium or equilibrium law and the obtained value is called equilibrium constant। देखो कैंसिट बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई भी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको 4 अमोनिया प्लस 5O2 4 अमोनिया प्लस 5O2 इक्विलिब्रियम 4NO प्लस 6H2O 6H2। ये आप एनी रिएक्शंस, वही रिएक्शन मुझे दिया हुआ है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये आपका है कंसंट्रेशन के फॉर्म में, जो भी कंपाउंड्स के पावर के फॉर्म मल्टीप्लाई कर दो अपॉन रिएक्टेंट का, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C इक्वल टू NO, देखो प्रोडक्ट में NO है और वाटर है। ठीक है, तो NO कितना पार्ट है यहाँ 4 बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपका पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई डॉट कर लीजिए, H वाटर 6 हो गया अपॉन रिएक्टेंट NaH3 4 and O2 power 5 which is equilibrium constant of given reactions। ठीक, यही चीज आपको यहाँ दिया गया है समझ में। क्वेश्चंस बस कोई न्यूमेरिकल से बहुत सिंपल है। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin, nitrogen something and hydrogen this and ammonia this, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है एंड अमोनिया वो भी आपको गिवन, सब मटेरियल आपको दिया हुआ है, यानी आपका सब मटेरियल तैयार है, सिर्फ भोजन करने की जरूरत है। दैट मीन्स इक्वेशन आपको तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो दिया नहीं है, ये तो आपको बनाना है। तो क्या है, फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कब बनेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से। तो रिएक्शन हम लिख देंगे नाइट्रोजन प्लस बैलेंस के लिए 3 हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम 2NaH3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc NaH3 स्क्वायर अपॉन N2 1, या कोई पार्ट नहीं, ओनली 1, तो 1 ही फॉर्म रखिए, हाइड्रोजन 3। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दिए। अमोनिया की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन क्या वैल्यू 3 1.5 इंटू 10⁻⁻2 ये आपका हो गया नाइट्रोजन का, इंटू हाइड्रोजन H2 3 इंटू 10⁻⁻2 3 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पावर 3 है। अब इसका क्या कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो आपको करना ही करना है। तो इसका कैलकुलेशन की जो वैल्यू होगा वो आपको मैं लिख दे रहा 3.55 इंटू 10⁻2। यहाँ पर इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट जो होगा किस फॉर्म का होगा, ये आपका वैल्यू है आपका। ठीक है, आए समझ में। इक्विलिब्रियम का जो है ये आपका पार्ट रहा, ठीक, इसकी वैल्यू वही देख
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया इज इस फॉर्म का हो गया। ठीक, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट, इसकी वैल्यू पुट कर दिया और कैलकुलेशन कर लिया, जो आएगा आपका आंसर हो गया। आया समझ में? ठीक है, तो ये आपका रहा कंसंट्रेशन यानी दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शंस। अब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो डिफिनीशन तो था, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ टू या अपॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करके पाया गया। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा किसी पर्टिकुलर पे कांस्टेंट होता है, डिपेंडिंग ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ which we start or the direction from which the equilibrium is approached। यानी ये टेम्परेचर पर क्या करा, ओनली अपॉन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, और क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड की जो कह रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है कि कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल 25 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 4। तो पाया गया स्टडी करके, तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये रहा, इक्विलिब्रियम का बनाया गया, जो इसकी वैल्यू पाया गया तो इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन्वर्टेड। इन्वर्स, अगर कोई रिएक्शन है उसका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो जाएगा। देखो क्या करें, कोई रिएक्शन है, ध्यान से देखो, रिएक्शन है, प्रोडक्ट है रिएक्शन का, प्रोडक्ट है रिएक्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। भाई देखो यही चीज़ है, इसकी वैल्यू हमने Kc पाया। अगर वैल्यू को जो हम रिवर्स कर देंगे तब क्या मिलेगा, देखो पहले एक सिंपल एग्जांपल समझो। सपोज दैट A प्लस बी C प्लस डी, और इस समय इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, यानी इस तरह से K1 इक्वल टू C D अपॉन A B। ये तो पहले से पता हो गया। इस रिएक्शन को इन्वर्स कर दो, यानी C प्लस डी E प्लस बी। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K2 है, सपोज दैट A B अपॉन C D। भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप ये बताओ इस रिएक्शन जो इक्वेशन है इससे क्या डिफरेंस है, अपोजिट है एक दूसरे का। भाई यहाँ यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर का है पर डिनोमिनेटर, क्या कंसेप्ट मिला, एक दूसरे का इनवर्स हो गया। इस कंसेप्ट को हम लिख सकते हैं भाई, इसके लिए जो हमारा वैल्यू इस तरह था तो N1 अपॉन K1 हो गया। यही कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि इफ द रिएक्शन इज रिवर्स देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स। ठीक, सेकेंड, इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज डिवाइडेड बाय 2, अगर कोई रिएक्शन है और इस इक्वेशन को 2 या एनी फिक्स नंबर से उसको क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। जैसे यहाँ इन्होंने कहा 2 अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो उसका न्यू रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मिलेगा वह स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, ये अब यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सपोज दैट K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इक्वल टू 2 अमोनिया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K हम सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये रहा नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम 2NH3 और इसका इक्विलिब्रियम हमारा K है। सपोज दैट इसकी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है।
हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 इक्विलिब्रियम NH3 होगा, यही तो होगा। अब इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, मानते K डैश मान लेते हैं, तो क्या हो गया NH3 अपान N2 पावर 1/2 H2 पावर 3/2, ठीक है। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या था हमारे पास, NH3 स्क्वायर अपान N2 H2 पावर 3 था। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो लेकिन हमको तो इसका फाइंड करना है, इस वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर रूट के फॉर्म हो जाएगा। तो वही यहाँ कह रहा है, अगर हम कोई रिएक्शन गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो अगर रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। है समझ में, यही आपका है, ठीक। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी इस 2 से अगर उस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, न्यू कांस्टेंट जो मिलेगा हमको, वो क्या होगा, पावर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। NH2 N2 2 इक्विलिब्रियम K पावर N के फॉर्म में पहुंच जाएगा। इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज मल्टीप्लाई बाय 2, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन न्यू इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ K पावर 2। ये देखो, ये हाइड्रोजन आयोडीन 2HI, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K सपोज कर लो, ठीक। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या N से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके वैल्यू का K पावर N हो गया। अगर हम 2 वैल्यू पर्टिकुलर केस दे देते हैं, पर्टिकुलर 2, तो 2 पर क्या हो जाएगा, K पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज रिटेन इन 2 स्टेप, इक्विलिब्रियम को हम 2 स्टेप में यूज करते हैं, विच इज K1 एंड K2, देन टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। कंसीडर N2 प्लस 2O2 इक्वल टू 2N8, ये हमारा एक रिएक्शन है, ठीक। दिस रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा भाई NO2 का वो स्क्वायर अपान N2 O2 का स्क्वायर इस फॉर्म होगा, ठीक। सपोज द एबव रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO के फॉर्म हो गया, एंड देन NO प्लस O2 इक्वल टू NO2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1 मान लेते हैं, इसका इक्विलिब्रियम होगा K2 हो गया। अब दोनों को हम एक साथ रखें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का इक्विलिब्रियम K1 मिला, सेकेंड K2 का यह पार्ट मिला, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो क्या मिलेगा आपको, NO कैंसिल हो जाएगा, NO2 पावर बचा रहेगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो क्या होगा, किया गया। यही कहा, अगर एनी रिएक्शन अगर 2 स्टेप में कन्वर्ट है तो फर्स्ट इक्वेशन का जो है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी होगा वो 2 स्टेप में जो कन्वर्ट हुआ है उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब आपको हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिए हैं कि रिवर्स 1/K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एनी रिएक्शंस डिवाइडेड बाय 2, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 उसका K स्क्वायर, 3 होगा 3 का स्क्वायर होगा 4 होगा तो 4 इसको स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप K1 एंड K2 उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन। कह रहा कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन की प्रोसीड को डिक्रीज या इंक्रीज करता है, बाकी और कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक। क्वेश्चन, KP एंड KC ये एक रिलेशन के फॉर्म है, तो इसी फॉर्म में जैसे आपका कंसंट्रेशन के फॉर्म है, सेम प्रोसेस आपका हो जाएगा किस फॉर्म में, KP के फॉर्म का हो जाएगा। P फॉर प्रेशर के पार्शियल प्रेशर के टर्म है और C से कंसंट्रेशन के फॉर्म है। द KP फॉर द रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इक्वल टू इज 49 एट सर्टेन टेम्परेचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KP एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन का K आपका दिया हुआ है, ठीक।
अब ये आपको रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन का आपको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका देखो बेटा N2+3 हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका है, इसका Kp आपका दे रखा हुआ है, जो भी वैल्यू इसका दे दिया है। अब जो हमें सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू Kp फाइंड कर लो, ठीक है। ये आपका एक दूसरे का इनवर्स है, इसलिए इसके फॉर्म में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। NaCl G गैसेस फॉर्म, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे बताया गया उसी फॉर्म में लिख देना है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि जब कंपाउंड में अगर कहीं सॉलिड फॉर्म में गिवन होगा उसका कंसंट्रेशन प्योर कंसंट्रेशन 1 माना जाता है। यानी सपोज दैट ए एज सॉलिड, तो इसका कंसंट्रेशन आपका 1 होगा। सपोज दैट बी लिक्विड, प्योर कंसंट्रेशन इसका यूनिटी 1 माना जाता है, यूनिट, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर जब आप देखो सॉलिड के फॉर्म में, तो जो भी कैलकुलेशन होगा उसकी वैल्यू 1 के फॉर्म हो जाएगी, ठीक। देखो Kc फर्स्ट क्या है, गैसेस के फॉर्म, ये आपके फॉर्म हो गया। सेकेंड देखो कॉपर नाइट्रेट सॉलिड के फॉर्म है, सॉलिड गैसेस, तो ये आपका गैसेस के फॉर्म हो गया, ये आपका क्या है 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो, इससे इस पर दे रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखो एक्वेस के फॉर्म है, लिक्विड के फॉर्म, एक्वेस के फॉर्म है, तो लिक्विड के फॉर्म में कंसंट्रेशन आपका 1 हो जाएगा, इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, लिख सकते हैं। वाटर कंसंट्रेशन बहुत हाई माना जाता है। Kc इक्वल टू समथिंग, ये आपका 4 पार्ट है, एक्वेस के फॉर्म, ये आप देखो यहाँ क्या सॉलिड के फॉर्म है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, देखो ये 1 फॉर्म लिखा हुआ, ठीक। ऐसे इसको एडजस्ट कर दिया गया। तो जहाँ पर इक्वेशन सॉलिड है और आपको ये फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके लिए आपको सॉलिड के जगह पर आपको 1 रख देना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर some definition and numericals. Thanks.